तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम मोनोपोली ऑफ ट्रेड डिस्कस कर रहे हैं। तो मोनोपोली ऑफ ट्रेड का मतलब होता है टू हैव अ सोल राइट ऑफ ट्रेड, और वी कैन से कंपटीशन फ्री ट्रेड और ट्रेड विदाउट एनी कंपटीशन। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ पे अब रूल भी इस्टेब्लिश करने लगी थी, अब ये चाहती थी कि जो बाकी कंपटीटर्स हैं उनको किस तरह से इंडियन मार्केट से हम बाहर निकालेंगे। तो ये कंपटीटर्स कौन थे? फर्स्टली दीज वर द यूरोपियन कंपनीज, जैसे पुर्तगीज़, डच, फ्रेंच। तो दूसरी तरफ से जो इंडियन मर्चेंट्स इस ट्रेड में इन्वॉल्व थे, उनको किस तरह से हम इस ट्रेड से बाहर करेंगे। तो उससे क्या होगा, ये कोई भी चीज़ अपनी मर्ज़ी से ख़रीद सकेंगे और प्राइस भी खुद डिसाइड करेंगे, क्योंकि जब कंपटीशन ज़्यादा होता है तो फ़ायदा आर्टिज़न, क्राफ्ट्समैन, मर्चेंट, ट्रेडर सबको होता है। लेकिन जब कंपटीशन नहीं होता है तो ओबियसली फ़ायदा सिर्फ उसको होता है जो ये चीज़ें ख़रीदता है। तो कंपनी चाहती थी किसी तरह से हम इस ट्रेड को एक्सपेंड करें और किसी तरह से अपनी जो मोनोपोली ऑफ ट्रेड है उसको हम बढ़ाएं। तो 1830s तक ये मोनोपोली ऑफ ट्रेड को कंट्रोल करने में लगे। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे रूल इस्टेब्लिश करना ज़रूरी था ताकि इन सब चीज़ों पे कंट्रोल किया जाए। तो पहले जो हमने देखा, बैटल ऑफ प्लेसी और फिर बाद में बैटल ऑफ बॉक्सर, जिसमें इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान में रूल एस्टेब्लिश किया। तो जैसे जैसे इनका रूल एक्सटेंड होता गया, वैसे वैसे उन एरियाज़ में इन्हीं का कंट्रोल होने लगा। तो पहले मर्चेंट्स या आर्टिजन्स या क्राफ्ट्समैन जो हाथों से काम करते थे, घरों में अपनी मर्ज़ी से करते थे, अपनी फैमिली का लेबर यूज़ करते थे, तो वो चीज़ें किसी को भी बेच सकते थे, किसी भी यूरोपियन कंपनी को बेचते थे। तो 1750s तक, हम कहेंगे 1600 से लेकर 1750s तक, हिंदुस्तान के आर्टिजन्स, क्राफ्ट्समैन, मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, बैंकर्स इस ट्रेड में बहुत मुनाफा कमाते थे, फ़ायदा होता था उनको, क्योंकि सामने ख़रीदने वाले बहुत सारे थे। लेकिन जब ये मोनोपोली ऑफ ट्रेड होने लगा, अब कंपनी ने आहिस्ता आहिस्ता इन बाकी कंपनीज़ को, यानी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब बाकी कंपनीज़ को यहाँ से बाहर निकाला, तो नतीजा क्या हुआ, यही लोग अब ख़रीद रहे हैं। अब ये प्राइस खुद डिसाइड कर रहे हैं कि हम किस प्राइस पे ख़रीदेंगे। तो जो पर्सन कॉटन प्रोड्यूस कर रहा है अपनी खेत में, उसको प्राइस भी यही डिसाइड करेंगे, क्योंकि उसके पास कोई ख़रीदने वाला है नहीं। दूसरा, जो ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं, फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं आर्टिजन्स, क्राफ्ट्समैन अपने घरों में, तो वो जब बेचने निकलते हैं तो सिर्फ यही कंपनी के लोग ही इसको ख़रीदते हैं। तो कंपनी डिसाइड कर लेती है प्राइस क्या होगा। यानी अब रॉ मटेरियल भी इनके हाथ में आ गया और फिनिश्ड गुड्स भी इनके हाथ में आ गई। तो इस तरह से रॉ मटेरियल ये सस्ते दामों में ख़रीद रहे हैं, सस्ती रेट में ख़रीद रहे हैं, और फिनिश्ड गुड्स को बहुत कम प्राइस देते हैं इन आर्टिजन्स, क्राफ्ट्समैन को। अब कुछ लोग जो कंटिन्यू करना चाहते थे, उन्हें ये कंडीशंस माननी पड़ी, और कुछ लोगों ने ये काम ही छोड़ दिया क्योंकि उनको नुकसान होने लगा। तो दूसरी ओर जो इंडियन मर्चेंट्स थे, उनका मार्केट ख़त्म हो गया, क्योंकि अब कंट्रोल इनके हाथ में आ गया। तो इस तरह से और एक चेंज नज़र आने लगी। जो पहले हिंदुस्तान में ट्रेडिंग पॉट्स थे, जिनमें हमने देखा ट्रेडिंग सिटीज़ थी, पॉट सिटीज़ थी, जैसे सूरत था या हुगली थी या फिर मछलीपट्टनम था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटीज़ थी 1750s तक। लेकिन 1750s के बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जैसे जैसे रूल एस्टेब्लिश किया, वैसे वैसे नई सिटीज़, नई पॉट सिटीज़ को इमर्ज किया, नई पॉट सिटीज़ की तरफ अपना ये ट्रेड शिफ्ट किया। तो अब कलकत्ता, बॉम्बे काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटीज़ नज़र आने लगी। तो सूरत डिक्लाइन होने लगा, हुगली डिक्लाइन होने लगी, और इस तरह से जो मछलीपट्टनम है वो भी डिक्लाइन होने लगी। वहीं दूसरी तरफ नई सिटीज़ जो ब्रिटिश के कंट्रोल में थी, जो कंपनी के कंट्रोल में थी, दीज वर कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। तो अब ये ट्रेड शिफ्ट होने लगा फ्रॉम दीज ओल्ड सिटीज़ टू द न्यू पॉट सिटीज़, और इन पॉट सिटीज़ में वही ट्रेड कर सकता है, वही बिज़नेस कर सकता है जो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करे। तो डेफिनेटली अगर कोई आर्टिजन, क्राफ्ट्समैन, मर्चेंट कुछ बेचना चाहता है तो कंपनी खरीदेगी तो रेट वही डिसाइड करेगी, क्योंकि और कोई है नहीं, बाकी कंपटीटर्स मार्केट से बाहर जाने लगे हैं। तो बहुत सारे इंडियन मर्चेंट्स, आर्टिजन्स, क्राफ्ट्समैन इस पीरियड में उन्होंने अपना ये सारा जो ट्रेडिशनल बिज़नेस हुआ करता था वो छोड़ने लगे। तो यहाँ आपको नज़र आएगा, गौर से देखिए,
By the 1750s, this network controlled by Indian merchants was breaking down. तो यही हुआ, जो इंडियन मर्चेंट्स का मार्केट हुआ करता था वो क्लोज़ हो गया, क्योंकि पॉट सिटीज़ क्लोज़ हो गई और वो अब अपनी मर्ज़ी से रॉ मटेरियल नहीं ख़रीद पा रहे अपनी रेट्स पे। तो जहाँ जहाँ ब्रिटिश रूल एस्टेब्लिश हुआ वहाँ वहाँ ब्रिटिशर्स ने ट्रेड पे कंट्रोल किया। एज़ यू नो, दिस वाज प्राइमरली अ ट्रेडिंग कंपनी। इसको पहला मकसद था अपना ट्रेड एक्सपेंड करना। तो डियर स्टूडेंट्स, 1600 से लेकर 1750 तक इस फर्स्ट फेज़ में क्या किया ब्रिटिशर्स ने, उन्होंने जितना भी यहाँ से प्रोडक्ट निकलेगा उस पे कंट्रोल करने की कोशिश की। तो इंडियन मर्चेंट्स को एक्सपेल किया मार्केट से। बाकी जो यूरोपियन कंपनीज थी, जैसे फ्रेंच थे, जैसे डच थे, जैसे पुर्तगीज़ थे, उनको एक्सपेल किया मार्केट से बाय मींस ऑफ वॉर्स। आपको याद होगा एंग्लो फ्रेंच वॉर्स, इसी तरह से पुर्तगीज़ के साथ वॉर्स, इसी तरह से डच के साथ वॉर्स। तो फाइनली उनका यहाँ मार्केट लॉस हो गया, तो कंपनी अब डोमिनेंट पावर बनने लगी और डोमिनेंट पावर बनने के साथ साथ ही इन्होंने हिंदुस्तान के ट्रेड पे काफ़ी कंट्रोल किया, हिंदुस्तान के ट्रेड को पूरी तरह से अपने हाथों में ले लिया। तो दूसरी बात ये कि 70, आपको याद है 1600 से लेकर 1750 तक ब्रिटेन में किसी तरह की कोई इंडस्ट्री नहीं थी। वो 1750 के बाद ही इमर्ज हो गई। तो तब तक हिंदुस्तान के गुड्स, हिंदुस्तान के फिनिश्ड गुड्स, खासतौर पे कॉटन टेक्सटाइल्स, वूलन टेक्सटाइल्स और स्पाइसेस या बाकी चीज़ें थी, वो काफ़ी, उनकी काफ़ी डिमांड थी यूरोपियन मार्केट में। लेकिन जैसे 1750s के बाद वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बनने लगी, तो उन इंडस्ट्रीज़ के लिए ज़रूरी थी एक चीज़, दैट वाज रॉ मटेरियल। तो यहाँ से अब रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट हो रहा है, यानी 1750s तक हिंदुस्तान के हैंडमेड टेक्सटाइल्स जो प्रोड्यूस करते थे विलेजर्स, आर्टिजन्स, वीवर्स मिलकर सारे कलेक्टिवली करते थे प्रोड्यूस, वो बेचे जाते थे। यानी हिंदुस्तान एक्सपोर्ट कर रहा था कॉटन टेक्सटाइल्स फिनिश्ड, जो बनी होती थी, तैयार होती थी। अब 1750s के बाद ये ट्रेंड चेंज होने लगा। अब हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट हो रहा है रॉ मटेरियल, वो रॉ मटेरियल पहुंच रहा है यूरोप, खासतौर पे ब्रिटेन में वो फैक्ट्रीज़, मिल्स, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है और इस तरह से वहाँ मशीन मेड गुड्स तैयार हो रहे हैं। बाद में देखेंगे उनका क्या हुआ उन मशीन मेड गुड्स का। तो यहाँ फ़िलहाल हम देख रहे हैं कि इंडियन मर्चेंट्स जिनका कभी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क था, जो कभी कंट्रोल करते थे हिंदुस्तान के ट्रेड को, अब उनका मार्केट क्लोज़ होने लगा, क्योंकि ज़्यादातर पुरानी सिटीज़ क्लोज़ हो गई और नई सिटीज़ इमर्ज हो गई, और ये सारी नई सिटीज़ कंट्रोल कर रहे थे ब्रिटिशर्स। और जो भी यहाँ पे बिज़नेस करना चाहता था उसको कंडीशंस फॉलो करनी थी, उसका प्राइस फॉलो करना था, वही जो ब्रिटिशर्स डिसाइड करते थे। So the European companies gradually gained power, first securing variety of concessions from local courts, then monopoly rights of trade or monopoly rights to trade. तो monopoly यही हुआ, without any competition। अब इन्हें किसी competition का कोई डर नहीं है। अब ये जो चाहते हैं वही करते हैं, जिससे चाहते हैं उसी से खरीदते हैं। अब हिंदुस्तान के लोग जो प्रोड्यूस कर रहे थे पहले मार्केट के लिए, अब वो किसको बेचेंगे? ओबियसली उसी को बेचेंगे जो सामने होगा। सामने सिर्फ कंपनी है, कंपनी डिसाइड कर रही है कि कौन सा प्राइस हम देंगे। तो यहाँ आपको स्टेटमेंट नज़र आएगी, दिस रिजल्टेड इन अ डिक्लाइन ऑफ द ओल्ड पोर्ट ऑफ सूरत एंड हगली, थ्रू विच लोकल मर्चेंट्स हैड ऑपरेटेड। Exports from these ports fell dramatically. The credit that had financed the earlier trade began drying up, and local bankers slowly went bankrupt. तो मर्चेंट्स, आर्टिजन्स, क्राफ्ट्समैन जो भी इस ट्रेड में इन्वॉल्व थे, वो पहले हिंदुस्तान के बैंकर्स, जिनको आप महाजनस कहते हैं, जिनको आप बनियाज कहते हैं, उनसे वो कर्जे पे पैसा लेते थे, रॉ मटेरियल खरीदते थे, चीज़ें प्रोड्यूस करते थे, मार्केट में बेचते थे, इस तरह से उनका प्रॉफिट चलता था। अब जब ये मर्चेंट्स कुछ काम ही नहीं कर पाते हैं, अपना ट्रेड ही इनका क्लोज़ हो गया, तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट बैंकर्स पे भी क्लियरली नज़र आने लगा, ख़ासतौर पे इंडियन बैंकर्स जो वो पैसा देते थे। अब उनसे कोई पैसा लेने वाला नहीं आता, या दूसरा, जिन लोगों ने पैसा लिया है वो वापस नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि उनका ट्रेड बंद हो गया। सो इन द लास्ट ईयर्स ऑफ द 17th सेंचुरी, तो 17th सेंचुरी के जो लास्ट ईयर्स थे, इट मीन्स 1670s, द ग्रॉस वैल्यू ऑफ ट्रेड दैट पास्ड थ्रू सूरत हैड बीन ₹16 मिलियन। तो आप यहाँ अंदाज़ा लगा सकते हैं 1670s में सूरत से जो ट्रेड होता था उसका जो प्राइस था, यानी कितना प्राइस, कितने पैसों का ये ट्रेड होता था, इट वाज 16 मिलियन।
तो फिर देखिए आप सिर्फ 70 सालों में यानी 1740s में ये सिर्फ रह गया 3 मिलियन। यानी अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं सूरत अब उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी कि पहले हुआ करती थी। अब इम्पोर्टेंट होगी नई सिटी जिसको हम नाम देते हैं कलकत्ता एंड बॉम्बे। तो while Surat and Hugli decayed, Bombay and Calcutta grew. This shift from the old ports to the new ones was an indicator of the growth of colonial power. Obviously, colonialism established हुआ था इस पीरियड में, इस वजह से नई चीज़ इमर्ज हो गई और ट्रेड भी इनके हाथों में आ गया। So trade through the new ports came to be controlled by the European companies and was carried in European ships. पहले इंडियन शिप्स इसमें पार्टिसिपेट करते थे, इंडियन मर्चेंट्स इसमें होते थे, इंडियन ट्रेडर्स इसमें होते थे, रूलर्स भी होते थे, प्रिंसेस होते थे, नोबल्स होते थे। आपको यहाँ बता दूँ कि हिंदुस्तान में जब ब्रिटिश मुग़ल रूल था तो मुग़ल रूल के दौरान नोबल्स भी इस ट्रेड में अपना पैसा इन्वेस्ट करते थे, वो भी कमाते थे। यहाँ तक कि प्रिंसेस दारा शकू औरंगज़ेब जब वो खुद प्रिंसेस थे, जब वो रूलर्स नहीं थे, वो इस ट्रेड में पैसा कमाते थे। बल्कि औरंगज़ेब के पास अपने शिप्स थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं रोशन आरा जो काफ़ी मशहूर थी, मशहूर जानी जाती थी ट्रेड के लिए। शी वाज द सिस्टर ऑफ औरंगज़ेब। तो रोशन आरा, जहाँ आरा, ये दोनों बहनें थी औरंगज़ेब की, वो भी इस ट्रेड में पार्टिसिपेट करती थी। तो मुग़ल रूलर्स, नोबल्स, प्रिंसेस वो भी इस ट्रेड में कमाते थे। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश रूल आ गया, अब यूरोपियंस के हाथ में कंट्रोल आ गया, मोस्टली इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। So while many of the old trading houses collapsed, those that wanted to survive had to now operate within a network shaped by the European trading company. जैसे ही नई चीज़ इमर्ज हो गई, वहाँ वही ट्रेड कर सकता है जो कंपनी के हिसाब से चलेगा, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हिसाब से चलेगा। तो गोवा एक और सिटी थी, तो या और भी कुछ सिटीज़ इमर्ज हो गई यूरोपियन पावर्स की वजह से। तो अब ये शिफ्ट होने लगा ये ट्रेड मुग़ल पोर्ट सिटीज़ से लेकर अब यूरोपियन पोर्ट सिटीज़, यानी उन पोर्ट सिटीज़ जहाँ पे यूरोपियन पावर्स हुआ करते थे। हाउ डिड दीज चेंज अफेक्ट द लाइफ ऑफ वीवर्स एंड अदर आर्टिजन्स? चलिए देखते हैं इस टॉपिक को। इस फोटोग्राफ या पेंटिंग को गौर से देखिए, आपको नज़र आएगी ये इंग्लिश फैक्ट्री है सूरत में जो 17th सेंचुरी में बनाई गई, यानी 1600 और 1700 के बीच में। ये पोर्ट सिटी अक्सर समंदर के किनारे पे होती थी, फैक्ट्री होती थी। फैक्ट्री यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूँ, ये फैक्ट्री वो फैक्ट्री नहीं जहाँ पे लोग काम करते हैं, जहाँ पे मशीन्स काम करते हैं, जहाँ पे प्रोडक्शन होती है, बल्कि ये फैक्ट्री होती थी असल में वेयर हाउस। वेयर हाउस हम बोलते हैं उस जगह को जहाँ पे आप जो चीज़ें हैं वो स्टोर करके रखते हैं, तो स्टोर हाउस भी आप इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ वो चीज़ें रखी जाती थी जिनको इंटरनेशनल मार्केट में बेचना होता था। यानी हिंदुस्तान से चीज़ें कलेक्ट की, आर्टिजन से, क्राफ्ट्समैन से, मर्चेंट से सारी पहुँच गई इस फैक्ट्री में। फैक्ट्री से अब ये शिप में चढ़ेंगी, शिप के बाद ये पहुँच जाएंगी डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ में या फिर बाकी कंट्रीज़ में। तो पहले जो फैक्ट्रीज हिंदुस्तान में बनी, दीज वर सिंपली द वेयर हाउसेज, दीज वर सिंपली द गोडाउनस और दीज वर सिंपली द वी कैन से स्टोरेज हाउसेज। तो जो यहाँ पे ऑफिशियल्स काम करते थे, दे वर कॉल्ड एज फैक्टर्स। यस, द ऑफिशियल्स हु वर वर्किंग इन दीज फैक्ट्रीज वर कॉल्ड एज फैक्टर्स। उनका काम था रिकॉर्ड रखना, कितने चीज़ें हमारे पास है, कितना एक्सपोर्ट करना है, कितना इंपोर्ट करना है, कितने पैसे खर्च हो गए, इन सब चीज़ों का हिसाब रखना। साथ ही में यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी के लिए फ़ौजी भी रखे जाते थे और इस तरह से इंडियन सोल्जर्स को अपॉइंट किया जाता था एंड दे वर कॉल्ड एज सेपॉयज़। तो पहले वो इन्हीं फैक्ट्रीज़ की प्रोटेक्शन के लिए रखे जाते थे, इनकी हिफाजत के लिए रखे जाते थे, बाद में इनको ब्रिटिश रूल के लिए यूज़ किया गया। क्लियर? व्हाट हैपेंड टू वीवर्स? तो यहाँ पे हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, 1600 से लेकर 1760s तक या 1750s तक हिंदुस्तान के हैंडमेड गुड्स, खासतौर पे कॉटन टेक्सटाइल्स, वूलन टेक्सटाइल्स या स्पाइसेस या फिर फूड ग्रेन्स भी समटाइम्स होती थी, इन चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी यूरोपियन मार्केट में। इसीलिए ज़्यादातर कंपनीज हिंदुस्तान आई और यहाँ से ये चीज़ें खरीदते थे और वहाँ पे बेचते थे। तो जैसे जैसे ब्रिटिश रूल बढ़ता गया, कंपनी का रूल एक्सटेंड होता गया, वैसे वैसे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन चीज़ों पे कंट्रोल करने लगी और अब ये चाहते थे किसी तरह से ज़्यादा हम हिंदुस्तान से ये इंडियन टेक्सटाइल्स कलेक्ट करें, हिंदुस्तान से ये चीज़ें ख़रीदें और ब्रिटिश मार्केट में बेचें, क्योंकि इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी।
अब इस चीज़ के लिए इन्होंने मोनोपोली ऑफ ट्रेड भी यूज़ किया, जिसमें इन्होंने सारे कंपटीटर्स को मार्केट से बाहर कर दिया, उनको डिफीट कर दिया, चाहे आर्मी स्ट्रगल के थ्रू, चाहे डिप्लोमेसी के थ्रू, चाहे किसी और तरीके से। तो जैसे जैसे इनका कंट्रोल बढ़ता गया, वैसे वैसे हिंदुस्तान के आर्टिजन्स, क्राफ्ट्समैन, वीवर्स या जिनको हम कैडर्स कहते हैं या कल्टिवेटर्स हैं, उनकी लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ने लगा। तो देखेंगे कैसे। As you know, the consolidation of the English East India Company power after 1760s did not initially lead to the decline in textile exports from India. British cotton industries had not yet expanded and Indian fine textiles were in great demand in Europe. So the company was keen on expanding textile exports from India. तो अभी तक 1750s तक कोई भी इंडस्ट्री नहीं बनी थी ब्रिटेन में, इस वजह से सारा जो कुछ भी बन रहा था वो हिंदुस्तान में बन रहा था और हिंदुस्तान की ये गुड शिप्स के थ्रू यूरोप पहुंच जाते थे और मार्केट में बेचे जाते थे। अब जैसे जैसे वहाँ फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज़ बनती गई, वैसे वैसे हिंदुस्तान में ट्रेड भी चेंज होने लगा। पहले ये फिनिश्ड गुड्स बेचते थे, हाथों से बने हुए टेक्सटाइल्स बेचते थे, अब ये सिर्फ रॉ मटेरियल बेचेंगे। तो अब हिंदुस्तान एक्सपोर्ट करेगा रॉ मटेरियल्स और फिर इंपोर्ट क्या करेगा वो भी देखेंगे। तो अब एक्सपोर्ट रेट ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, लेकिन ये एक्सपोर्ट ज़्यादातर होगा रॉ मटेरियल्स में सबसे ज़्यादा होगा कॉटन, वूल एंड आयरन, जो कि सबसे पहली इंडस्ट्रीज़ बनी ब्रिटेन में। आपको याद होगा वहाँ पे सबसे पहली इंडस्ट्री जो बनी, दीज वर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, और फिर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ बन गई। तो जो उनको रॉ मटेरियल चाहिए था वो हिंदुस्तान से अब निकालने लगे, अब हिंदुस्तान वो चीज़ें एक्सपोर्ट करने लगा। इस वजह से क्या इम्पैक्ट रहा वर्कर्स का, वीवर्स का, ये भी देखेंगे। So before establishing political power in Bengal and Carnatic it means today's Karnataka, or we can say Mysore portion, in the 1760s or 1770s, the company had found it difficult to ensure a regular supply of goods for export. The French, Dutch, Portuguese, as well as the local traders competed in the market to secure woven cloth. So the weaver and supply merchants could bargain and try selling the produce to the best buyer. In their letters back to London, company officials continuously complained of difficulties of supply and the high prices. 1760s तक अभी भी यहाँ पे ब्रिटिशर्स का बहुत सारी यूरोपियन कंपनीज थी, इंडियन मर्चेंट्स थे मार्केट में। तो मैंने जैसे पहले ही कहा 1750s के बाद ही इनका कंट्रोल ख़त्म होने लगा आहिस्ता आहिस्ता। 1780s के बाद ये यूरोपियन कंपनीज यहाँ पे ख़त्म निकल पड़ी, यहाँ से चली गई वापस, और उनका ट्रेड क्लोज हो गया और कंपनी के एक ही कंपनी के हाथ में ये पावर आ गया। तो तब तक ये यूरोप की डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि बायर्स बहुत थे। लेकिन जैसे जैसे ये कंपनीज़ यहाँ से चली गई, वैसे वैसे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी सोल, जिसको हम कहते हैं सोल बायर बन गई, यानी अकेली कंपनी जो ये सारे टेक्सटाइल्स, जो ये सारे प्रोडक्ट्स हिंदुस्तान से ख़रीदने लगी। तो इस चीज़ के लिए इन्होंने सारा कंपटीशन ख़त्म किया, इंडियन मर्चेंट्स का भी, और साथ ही साथ में जो यूरोपियन पावर्स थे, यूरोपियन कंपनीज़ थी, उनका भी। लेकिन अब एक नया ट्रेंड इन्होंने यूज़ किया। मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो मर्चेंट्स थे, इंडियन मर्चेंट्स, उनका एक ट्रेंड हुआ करता था जिसको हम बोलते हैं दादनी सिस्टम या पुटिंग आउट सिस्टम। इसमें वो क्या करते थे, लोन या एडवांस पेमेंट देते थे आर्टिजन, क्राफ्ट्समैन या कल्टिवेटर को। ये कल्टिवेटर्स, आर्टिजन्स, क्राफ्ट्समैन अपने घरों में फैमिलीज़ के साथ, वीमेन के साथ, चिल्ड्रन के साथ मिलकर काम करते थे, और जब ये एडवांस लोन लेते थे, एडवांस पैसा लेते थे अपने इस मर्चेंट से जो या तो टाउन में रहता था या फिर इनके लोकलिटी में रहता था, जान पहचान अच्छी हुआ करती थी, उसको जानते थे ये, तो ये इससे पैसे लेकर रॉ मटेरियल ख़रीदते थे। उस रॉ मटेरियल को सारा फैमिली लेबर यूज़ करते थे, कन्वर्ट किया जाता था उसको फिनिश्ड गुड्स में, स्पेशली द कॉटन टेक्सटाइल्स यानी कपड़ा बनाना। तो कुछ लोग वीविंग का काम करते थे, कुछ लोग कैडिंग का काम करते थे, कुछ लोग कल्टीवेशन का काम करते थे, कॉटन कल्टीवेशन का। तो कुल मिलाकर ये सारे लोग मिलकर काम करते थे और इस तरह से इनकी फैमिली के खर्चे चलते थे। लेकिन जैसे जैसे यूरोप मार्केट में इनकी डिमांड बढ़ गई, तो इंडियन मर्चेंट्स ने, इंडियन ट्रेडर्स ने, इंडियन बैंकर्स ने ज़्यादा पैसा इसमें इन्वेस्ट किया, और इस तरह से जो कल्टीवेटर था उसने अपनी ज़मीनें किसी और को अब देनी शुरू कर दी ताकि वो उसमें कल्टीवेट करे। उसको हम बोलते हैं क्रॉप शेयरिंग सिस्टम। क्रॉप शेयरिंग सिस्टम में क्या होता है, ज़मीन किसी दूसरे को दी जाती है,
वो कल्टीवेशन करता है, जो क्रॉप निकलता है उसके हिस्से होते हैं, एक जो कल्टीवेट करता है उसको मिलता है एक हिस्सा, और एक हिस्सा उसको जो इस ज़मीन का मालिक है, या फिर हम यूँ कहेंगे जिसके कंट्रोल में ये लैंड है। तो इस तरह से कल्टीवेशन का कोई टेंशन नहीं हुआ करता था, ज़्यादातर काम ये इसी में लगाते थे। तो जो मर्चेंट है वो या तो लोकल एरिया में रहता था या फिर टाउन में, यानी नज़दीक ही जान पहचान वाला था। तो कभी कोई प्रॉब्लम होती थी, शादी या किसी खर्चे की प्रॉब्लम होती थी, तो वो इनकी हेल्प के लिए आता था। कभी कभार वो इनकी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करता था। लेकिन अब कंपनी के आने से क्या हुआ, यही हमें देखना है। तो इंडियन मर्चेंट्स का ट्रेंड हमने देखा, पुटिंग आउट सिस्टम, दादनी सिस्टम। अब देखते हैं कंपनी क्या कर रही है। Once the East India Company established political power, it could assert a monopoly right to trade. It proceeded to develop a system of management and control that would eliminate competition, control costs, ensure regular supplies of cotton and silk goods. This it did through a series of steps. अब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जैसे रूल इस्टेब्लिश किया हिंदुस्तान में 1750s के बाद, अब इस ट्रेंड में चेंज होने लगा। अब इंडियन मर्चेंट तो है ही नहीं मार्केट में, अब अगर है भी तो वो कंपनी के अंडर काम कर रहा है, यानी कंपनी जो उसको बोलेगी वैसे ही कर रहा है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने फोकस किया, मार्केट की डिमांड को देखकर फोकस किया। क्या किस चीज़ पे? सबसे पहले कंपटीशन ख़त्म करेंगे, दैट्स मोनोपोली ऑफ ट्रेड होगा हमारे हाथ में। जो हम चाहेंगे वही खरीदेंगे, जिस प्राइस पे चाहेंगे उसी प्राइस पे खरीदेंगे, और कोई खरीदने वाला नहीं होगा, सिर्फ हम होंगे। कंट्रोल कॉस्ट्स, हम कंट्रोल करेंगे इस प्राइस को जो कभी आर्टिज़न मांगता था। जब आर्टिज़न के पास चॉइस होती थी, बहुत सारी बायर्स होते थे, वो अपनी मर्ज़ी से किसी को भी बेच सकता था जहाँ पे उसको ज़्यादा पैसे मिलते। लेकिन अब ख़रीदने वाला सिर्फ कंपनी है, तो डेफिनेटली कॉस्ट इनके कंट्रोल में। एंश्योर रेगुलर सप्लाई, अब हमें रेगुलर सप्लाई चाहिए क्योंकि मार्केट में डिमांड है इन चीज़ों की, तो हमें ये ज़्यादा चाहिए और हर दिन चाहिए, ख़ास तौर पे कॉटन और सिल्क के गुड्स। तो इसके लिए उन्होंने क्या स्टेप्स उठाए, देख लेते हैं। पहला स्टेप, the company tried to eliminate the existing traders and brokers connected with the cloth trade and established a more direct control over the weaver. It appointed a paid servant called the Gomastha to supervise weavers, collect supplies and examine the quality of cloth. पहला स्टेप जो कंपनी ने लिया वो था अपने स्पेशल ऑफिसर्स को अपॉइंट करना, या हम कहेंगे पेड सर्वेंट को अपॉइंट करना। पेड सर्वेंट मतलब होता है ये जिसको सैलरी दी जाती है इस काम के लिए। तो इनको नाम दिया गया गुमस्ता। ये गुमस्ता कौन था? ये कंपनी का एजेंट था जिसको सैलरी मिलती थी काम करने के लिए। काम क्या था उसको? व्यूअर्स पे पूरी तरह से नज़र रखना, वो कितने घंटे काम करते हैं, कितना काम करते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं और कहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा, जब वो प्रोड्यूस करते हैं उस सप्लाई को कलेक्ट करना। तीसरा, क्वालिटी कैसी है क्लॉथ की। तो 3 चीज़ों पे फोकस आ गया। वीवर वो कितना कलेक्ट कर रहा है, वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है, उसको कलेक्ट करना। तीसरा, क्वालिटी क्या है क्लॉथ की। तो ये सारे काम करने लगे गुमस्ताज। गुमस्ताज जब ये कलेक्ट करते थे इनसे, इन वीवर्स से, तो वो देते थे डायरेक्टली कंपनी को। तो कंपनी बाद में उसको इंटरनेशनल मार्केट में बेचती थी। तो क्वालिटी ऑफ क्लॉथ भी अब देखने लगा। सेकंड क्या था? इट प्रिवेंटेड कंपनी वीवर्स फ्रॉम डीलिंग विथ अदर बायर्स। अगर कोई वीवर चोरी छुपे या ओपनली किसी दूसरे को बेचने जा रहा है तो उसको रोका जाता था। अब देखते हैं कैसे। कभी कभार तो मारपीट से भी, आप क्यों बेच रहे हैं दूसरे को, आपको सिर्फ हमें बेचना है, वी आर द रूलर्स, यू हैव टू पे you have to pay fine for that. Even sometimes they were punished as well. So one way of doing this was through the system of advances. पहले कौन लोन देता था, पहले कौन एडवांस देता था? यस, इंडियन मर्चेंट जो लोकलिटी में रहता था, जो टाउन में रहता था, जिसको लोग जानते थे, जिसको वीवर्स आर्टिजन जानते थे, जिसको कल्टिवेटर्स जानता था। लेकिन अब गोमस्ताज के एजेंट्स होंगे जो ये एडवांस देंगे। अब गोमस्ताज आते हैं, अब ये पेड सर्वेंट्स आते हैं, पैसा लेकर देते हैं वीवर को। जी, आप जो भी प्रोड्यूस करेंगे वो आप हमें बेचेंगे, ये लीजिए पैसा, आपको जो ख़रीदना है ख़रीद लीजिए, लेकिन फाइनली जब आप प्रोडक्ट तैयार करेंगे वो हमारा होगा। इससे क्या होगा देखिए, मार्च में मुझे पैसा मिला गुमस्ताज की तरफ से। मार्च में रेट फिक्स हो गई कि मैं किस रेट पे बेचूंगा ये चीज़ें। दिसंबर में मुझे इनको ये चीज़ें देनी है तैयार होकर। दिसंबर में इनकी रेट अलग है। से फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने मार्च में ये डिसाइड फिक्स किया रेट कि मैं 2 रुपये के हिसाब से 1 मीटर दूंगा, लेकिन दिसंबर में इनकी रेट 10 रुपया है। बताइए प्रॉफिट किसको होगा?
वीवर को, आर्टिज़न को, क्राफ्ट्समैन को, या फिर इस कंपनी को? डेफिनेटली कंपनी को, क्योंकि कंपनी सस्ते रेट पे ख़रीद रही है एडवांस देकर और महंगे दामों पर बेच रही है मार्केट में। तो ये चेंज आ गई वीवर्स के साथ। तो उससे क्या हुआ? Once an order was placed, the weavers were given loans to purchase the raw material for their production. Those who took loans had to hand over the cloth they produced to the gumastha. They could not take it to any other trader. एक बार मैंने लोन लिया, एक बार मैंने एडवांस पेमेंट ली, मैं किसी और को बेच ही नहीं सकता। इसी को बोलते हैं सोल राइट। सिर्फ मुझे हक है खरीदने का और किसी को नहीं। अब यहाँ पे एक सवाल हो सकता है, सर वो तो किसी और को भी बेच सकते, किसको बेचते? इंडियन मर्चेंट्स, वो तो है ही नहीं। यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज, उनको तो बाहर निकाल दिया गया है। फिर कौन? डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो ये पहुँचेगा कंपनी के पास और यही वहाँ पे बेचेंगे। अब अगर कोई बच्चा है इंडियन मर्चेंट, वो इनके अंडर कंट्रोल कर रहा है, यानी अब ये कंपनी को बेचे या फिर उस मर्चेंट को जो इनके अंडर काम कर रहा है, बात एक ही है। नाउ कंपनी बिकेम द सोल बायर ऑफ दीज गुड्स। इसी को हम बोलते हैं मोनोपोली ऑफ ट्रेड। ट्रेड विदाउट एनी कंपटीशन, ट्रेड वी कैन से कंपटीशन फ्री ट्रेड, और वी कैन से द सोल बायर इन द मार्केट। जब एक खरीदने वाला आपके सामने हो, आप मजबूर हो उसको उसी रेट पे बेचने के लिए जो वो डिसाइड करेगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको यूनिफॉर्म ख़रीदनी है, 10 दुकानों पे मिलेगी, तो आप 10 दुकानों में चूज़ करेंगे मुझे सस्ती कहाँ से मिलेगी, अच्छी क्वालिटी कहाँ मिलेगी। जब आपके पास एक ही दुकानदार है, बताइए आप क्या करेंगे? आप उसी रेट पे ख़रीदेंगे जो उस दुकानदार ने फ़िक्स की है। तो यहाँ दुकानदार कौन है? कंपनी। तो डियर स्टूडेंट्स, एज लोन्स फ्लोड इन and the demand for fine textiles expanded, weavers eagerly took the advances, hoping to earn more. Many weavers had small plots of land which they had earlier cultivated along with weaving, and produce from this took care of their family needs. Now they had to lease out the land and devote all their time to weaving. Weaving, in fact, required the labor of the entire family, with children and women all engaged in different stages of the process. इस चीज़ को गौर से समझिए। पहले जो मैंने बोला, इंडियन मर्चेंट्स जब वो पैसे देते थे इनको, तो अपनी मर्ज़ी से ये लोग काम करते थे, और ये भी उनको फ्रीडम था कि वो इससे लोन ना ले। इंडियन मर्चेंट जब वो पहले काम करते थे ब्रिटिश रूल से पहले, तो अपनी मर्ज़ी से लेना है मुझे एडवांस में तो लूँगा, नहीं लेना है तो बाहर में जाए, मैं किसी और को लूँगा, किसी और से लूँगा, किसी और के अंडर काम करूँगा, कोई कमी थोड़ी थी। लेकिन अब ज़रूरी है कि गुमस्ताज से ही लोन लेना पड़ेगा, क्योंकि और कोई देने वाला है नहीं। इंडियन बैंकर्स बेचारे बंद हो चुके हैं, उनका बिज़नेस ठप हो चुका है, क्योंकि ना तो वो लोन दे पा रहे हैं, और जिनको दिया उन्होंने वापस भी नहीं दिया। इस वजह से इनका जो सिस्टम था वो क्लोज़ हो चुका है। अब सिर्फ यही लोग हैं जो हमें लोन दे सकते हैं। तो अब इनको मजबूर किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए। क्वालिटी चेक की जाती है, वक्त पे मिलना चाहिए, नहीं मिला तो डेफिनेटली पनिशमेंट होगी, फ़ाइन होगा, और वो फ़ाइन ये चुका नहीं पाएंगे। अब ये क्या करें? अब ये मजबूर होकर, पहले ये मर्ज़ी से करते थे, अब ये मजबूर होकर अपनी ज़मीनें किसी और को देते हैं कल्टीवेशन के लिए, और पूरी फैमिली, बच्चे औरतें सब मिलकर एक जगह पे काम करते हैं, ताकि जो हमने लोन लिया है, जो हमने एडवांस लिया है, उसको हम किसी तरह से चुका सकें। तो इस तरह से एक साल हो गया, दूसरे साल फिर आ गए, फिर वही, तीसरा साल फिर आ गया। सो दिस इज़ कॉल्ड a cycle of loans. Now these artisans, craftsmen, weavers fell into the trap of loans. Now these people who were independent, or we can say who were free to sell or purchase things before British rule, now they became bound to sell their products only to the company, or we can say agents of the company, and in this way they fell into the trap of cycle of loans which never ended. ये cycle of loans कभी ख़त्म नहीं हुआ। So देखते हैं और क्या चेंज आई। Soon, however, in many weaving villages there were reports of clashes between weavers and gumastas. Obviously, जब ये गुलाम जैसे बन गए इनके, तो कॉन्फ्लिक्ट तो होना ही है। Earlier supply merchants had very often lived within the weaving village and had a close relationship with the weavers, looking after their needs and helping them in times of crisis.
The new Gomastas were outsiders with no long-term social link with the village. They acted arrogantly, marched into the village with sepoys and peons, and punished weavers for delays in supply, often beating and flogging them. जैसा मैंने पहले ही कहा, अर्लियर जो मर्चेंट्स हुआ करते थे वो अपने थे, उनको जानते थे, लोकेलिटी में रहते थे, टाउन्स में रहते थे, उनके साथ सोशल रिलेशंस थी, वो मजबूरी में काम आते थे। नए गोमास्ताज आउटसाइडर्स हैं, ये अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं और एरोगेंटली आते हैं और कभी कभार बीटते भी हैं। अपने लठबरदार्स के साथ आते हैं, जिनको हम लठियाल्स कहते हैं, जो लाठियों से लड़ते हैं। ये फ़ौज के साथ आते हैं, लाइए हमने जो आपको पैसा दिया है आपने सप्लाई तैयार रखी है कि नहीं, अगर तैयार रखी है तो दीजिए, नहीं तो तैयार हो जाइए पिटने के लिए। तो वैसली ऐसा होता था। सो द वीवर्स लॉस्ट दिस स्पेस टू बार्गेन फॉर प्राइस। अब कहाँ से बार्गेनिंग करेंगे जी, हम नहीं बेचेंगे आपको, कैसे कह सकते हैं, पैसा तो पहले ही लिया है। एंड सेल टू डिफरेंट बायर्स, नहीं बेच सकते किसी और को। द प्राइस they received from the company was miserably low and the loans they had accepted tied them to the company। जैसे मैंने पहले ही कहा, अब ये वीवर्स, आर्टिजन्स, क्राफ्ट्समैन, कल्टिवेटर्स जो भी इस काम में एंगेज थे, जो भी मार्केट के लिए प्रोड्यूस करते थे, वो पूरी तरह से बंद हो गए कंपनी के जाल में। और इसी को हम बोलते हैं साइकिल ऑफ लोन्स, इसी को हम बोलते हैं व्हाट वी कैन से न्यू सिस्टम ऑफ पुटिंग आउट, या नया पुटिंग आउट सिस्टम, जिसमें कोई बार्गेनिंग नहीं, जिसमें कोई कंपटीशन नहीं, जिसमें कोई दूसरा बायर नहीं, सिर्फ कंपनी और उसके एजेंट्स है। तो एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ होगा, यू कैन अंडरस्टैंड। सो इन मेनी प्लेसेस इन कर्नाटक एंड बंगाल, क्योंकि बंगाल काफ़ी मशहूर है कॉटन और जूट के लिए, वहाँ पे प्रोड्यूस आज भी होता है 21st सेंचुरी में भी, क्योंकि बंगाल का ज़्यादातर पार्ट जो इस वक्त बांग्लादेश है वहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है जूट और कॉटन। हिंदुस्तान के वेस्ट बंगाल में भी आज प्रोड्यूस होता है कॉटन। तो कर्नाटक यानी मैसूर एरिया या कर्नाटका, वहाँ पे भी प्रोड्यूस होता है। तो क्या हुआ फिर उन एरियाज़ में, वीवर्स deserted villages and migrated, setting up looms in other villages where they had some family relation. Elsewhere, weavers along with village traders revolted, opposing the company and its officials. Over time, many weavers began refusing loans, closing down their workshops and taking to agricultural labor. तो कुछ लोगों ने रिवोल्ट किया अपने उन मर्चेंट्स के साथ, ट्रेडर्स के साथ मिलकर कंपनी के ख़िलाफ़। कुछ लोगों ने अपने गांव ही छोड़ दिए और दूसरे गांव में चले गए, वहाँ काम शुरू किया अपने रिश्तेदारों के यहाँ। लेकिन कुछ लोगों ने लोन लेना ही बंद कर दिया और अपने वर्कशॉप्स ही बंद कर दिया, यानी इनका ट्रेडिशनल सिस्टम बंद हो गया। अब ये क्या करने लगे, फिर से वही एग्रीकल्चर जो ये करते थे। सो बाय द टर्न ऑफ द 19th century, कॉटन वीवर्स फेस्ड अ न्यू सेट ऑफ प्रॉब्लम्स। ये प्रॉब्लम भी देखेंगे क्या होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने डिस्कस किया 1600 से लेकर 1750s तक इंडियन वीवर्स, इंडियन आर्टिजन्स, इंडियन क्राफ्ट्समैन किस तरह से प्रॉब्लम के बगैर अपना जो प्रोडक्ट है अपनी मर्ज़ी से मार्केट में बेचते थे, अपने हिसाब से रॉ मटेरियल ख़रीदते थे। मर्चेंट्स के साथ, ट्रेडर्स के साथ उनकी लिंक्स थी जो लोकल थे। लेकिन किस तरह से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे रूल स्टार्ट किया, और जिन एरियाज़ में रूल स्टार्ट किया तो पॉट सिटीज़ क्लोज़ होने लगी, इंडियन मर्चेंट्स मार्केट से बाहर जाने लगे, और दूसरा जो ट्रेड था वो उनके हाथ में आ गया। यूरोपियन कंपनीज़ जो ख़रीदने के लिए चीज़ें आती थी उनको बाहर निकाला मार्केट से। तो अब ये कंपनी बन गई सोल बायर ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स, और इस वजह से इन्होंने सप्लाई को रेगुलर करने के लिए गोमस्ताज को अपॉइंट किया, जो कभी लठियाल्स या लठबरदार्स के साथ आते और इन वीवर्स, आर्टिजन्स को पीटते भी थे और कभी कभार हैरेसमेंट भी करते थे। और नतीजा क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने काम छोड़ा, बहुत सारे लोग भाग गए, बहुत सारे लोगों ने रिवोल्ट किया, और इस तरह से इनकी लाइफ अफेक्ट हो गई बिकॉज ऑफ द कॉलोनियल रूल। आगे चलकर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया।